नमस्कार। प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाए जाने के अध्यादेश को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अध्यादेश कोविड-19 महामारी से लड़ाई में प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभ प्रदान करने के लिए आधार की अनिवार्यता से छूट को मंजूरी दी। सरकार ने भारत कोविड-19 आपात स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए के निवेश को पिछली तिथि से मंजूरी दी और भारत ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए नेपाल को 23 टन दवाइयां सौंपी। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपनी सहयोगी मनीषा खन्ना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसक कार्रवाई संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने अथवा संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 महामारी से देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा और उन्हें नुकसान पहुंचाने को सहन नहीं किया जाएगा। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ये संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और कड़ी सजा का प्रावधान किया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के दोषियों को 3 से 5 महीने की कैद तथा 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गंभीर क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी को 6 महीने से 7 वर्ष की कैद हो सकती है। ऐसे दोषियों पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के वाहनों या क्लिनिक को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों से क्षतिग्रस्त संपत्ति के मूल्य का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कोरोना महामारी से लड़ाई में भारत की तैयारियों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में बताया कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए देश भर में 723 अस्पताल और 2 लाख आइसोलेशन बिस्तर तैयार हो गए हैं। ये नए कोविड हॉस्पिटल बने 723। इसमें अब 1,86,000 लगभग 2 लाख बेड्स आइसोलेशन के तैयार हो गए हैं। 24,000 आईसीयू बेड्स है और 12,190 वेंटिलेटर्स है। तो ये सेवाओं का विस्तार 3 महीने में किया। जहां पीपीई की बात है, आज 77 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हो गए और 1,88,00,000 इतनी इनको ऑर्डर दी है और रोज सामान आ रहा है। N95 मास्क जो डॉक्टरों को लगाने चाहिए, जो आरोग्य कर्मियों को लगाने चाहिए, इसकी अभी उपलब्धता 25 लाख है और 2.5 करोड़ लगभग ऑर्डर दिया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने डॉक्टरों, नर्सों और आशा कार्यकर्ताओं सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। कोविड-19 के संक्रमण के मामले में लाभार्थी का इलाज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महामारी संशोधन अध्यादेश 2020 कोविड-19 महामारी से लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्ष 2020-21 के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर पौष्टिक तत्व आधारित सब्सिडी दर को मंजूरी दे दी है। नाइट्रोजन के लिए 18 रुपये 78 पैसे प्रति किलो,
फास्फोरस के लिए 14 रुपये 88 पैसे, पोटाश के लिए 10 रुपये 11 पैसे और सल्फर के लिए 2 रुपये 37 पैसे प्रति किलो सब्सिडी दी जाएगी। समिति ने अमोनियम फॉस्फेट जैसे जटिल उर्वरकों को भी सब्सिडी योजना के तहत लाने की मंजूरी दी। वर्ष 2020-21 के दौरान इस सब्सिडी पर 22,186 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होने का अनुमान है। फास्फोरस और पोटेशियम पर ये सब्सिडी सीधे उर्वरक कंपनियों को उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट ने असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभ प्रदान करने के लिए आधार की अनिवार्यता से अगले वर्ष 31 मार्च तक छूट देने की मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इन क्षेत्रों में लाभार्थियों को आधार उपलब्ध कराने के कार्य में अभी समय लगेगा, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। असम में ऐसे 27,09,586 किसान हैं जिन्हें 8 अप्रैल तक पीएम किसान योजना के तहत कम से कम एक किश्त का भुगतान किया गया है। मेघालय में 98,915 तथा लद्दाख सहित जम्मू कश्मीर में 10,01,668 ऐसे किसान हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये राशि प्रत्येक 4 महीने में 2-2 हजार रुपये की 3 किश्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड-19 आपात स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश को पिछली तिथि से मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को ये जानकारी दी। इस राशि का उपयोग 3 चरणों में किया जाएगा। 7,774 करोड़ रुपए का प्रावधान तत्काल कोविड-19 आपात कार्रवाई के लिए किया गया है। शेष राशि 1 से 4 वर्ष तक मध्यम अवधि के लिए खर्च की जाएगी। इस पैकेज का मुख्य उद्देश्य देश में जांच प्रणाली के विकास, समर्पित उपचार केंद्रों की स्थापना, संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की केंद्रीकृत खरीद के जरिए कोविड-19 के फैलाव को सीमित करना है। पैकेज का उद्देश्य भविष्य में महामारी के प्रकोप से बचाव और तैयारियों में सहायता के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत और अनुकूल बनाना भी है। इसके तहत प्रयोगशालाओं की स्थापना और निगरानी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है। साथ ही जैव सुरक्षा तैयारी, महामारी के बारे में शोध और जोखिम संचार गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा। इन उपायों और प्रयासों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत लागू किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद डॉक्टरों ने प्रस्तावित आंदोलन वापस ले लिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आंदोलन वापस लेने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA को धन्यवाद दिया है। आज IMA के डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। श्री शाह ने डॉक्टरों की विशेष रूप से कोरोना से लड़ने की भूमिका में सराहना की और विश्वास व्यक्त किया कि वे ऐसी ही निष्ठा से आगे भी काम करते रहेंगे। उन्होंने कोविड-19 जैसी बीमारियों से लोगों को सुरक्षित रखने में डॉक्टरों के बलिदान को नमन किया। केंद्र ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य कर्मियों को कुछ लोगों के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने लोगों के अनियंत्रित व्यवहार के कुछ घृणित उदाहरणों का उल्लेख किया, जहां डॉक्टरों और उनके परिवारों तथा रिश्तेदारों को ऐसे कोरोना योद्धाओं का अंतिम संस्कार करने से रोका गया जिनकी मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से होने का संदेह था। देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 20,471 हो गई है। इनमें से 3,959 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 652 लोगों की मृत्यु हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सभी राज्यों को त्वरित एंटीबॉडी जांच संबंधी दिशा निर्देश भेजे हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि ऐसी जांच निगरानी के लिए ही की जाए। मंत्रालय ने कहा कि यह जांच दुनिया भर में की जा रही है और फिलहाल इसका उपयोग व्यक्ति विशेष में बन रही एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। इनके जांच परिणाम संक्रमण की वास्तविक स्थितियों पर भी निर्भर करते हैं। परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह जांच कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए निर्धारित RT-PCR जांच का विकल्प नहीं है।
परिषद ने आश्वस्त किया है कि संक्रमण की वास्तविक स्थितियों को देखते हुए इन त्वरित एंटीबॉडी जांच की उपयोगिता और सीमा का आकलन करने के लिए विभिन्न राज्यों से डेटा जुटाने में सहायता दी जाएगी। मंत्रालय ने राज्यों को इन जांचों के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करने की सलाह देते हुए कहा कि ये जांचें निर्धारित प्रयोजनों के लिए ही की जानी चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पिछले 15 कार्य दिवसों में कोरोना संबंधी 6 लाख दावों सहित 10 लाख से अधिक दावों का निपटान किया है। संगठन ने 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की है, जिसमें 1,954 करोड़ रुपए कोविड दावों के लिए हैं। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण केवल 1/3 कर्मियों की उपस्थिति के बावजूद केवल 3 कार्य दिवसों में कोरोना संबंधी 90% दावों का निपटान किया गया। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की सहायता के लिए 26 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूलों को आदेश दिया है कि पूर्णबंदी की अवधि के दौरान विद्यार्थियों से परिवहन शुल्क न वसूला जाए। माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव आराधना शुक्ल ने आदेश में कहा है कि अनेक स्कूल पूर्णबंदी के बावजूद सुविधा शुल्क वसूल रहे हैं। इस अवधि में स्कूल बंद हैं, इसलिए किसी भी स्कूल को विद्यार्थियों के नामांकन के लिए सुविधा शुल्क नहीं लेना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में फसल कटाई का काम भी अच्छी तरह से चल रहा है। प्रदेश में गन्ने की कटाई का काम पूरी तरह से संपन्न हो चुका है और किसान, खासतौर पर पश्चिमी इलाके के किसान, जिसे प्रदेश की गन्ना पट्टी भी कहा जाता है, काफी खुश है। गेहूं की कटाई का काम भी लगभग 77% पूरा हो चुका है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि पहली बार प्रदेश में कटाई के इस काम में श्रमिकों की कमी नहीं हुई, क्योंकि जो श्रमिक पलायन करके गांवों में वापस लौटे थे, उनको क्वारंटीन किए जाने के बाद इस काम में उनकी मदद ली गई। इस कदम से न केवल प्रवासी मजदूरों को गांव में ही काम मिल गया, बल्कि लोगों का आवागमन भी सीमित संख्या में हुआ। उन्होंने कहा कि फसलों की कटाई का काम अच्छे तरीके से चल रहा है, क्योंकि सरकार ने बीज और खाद की दुकानों के खोले जाने के साथ ही खेती किसानी के उपकरण और दूसरे जरूरी सामान को ले जाने की सहूलियत दी थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कोरोना की निराशा भरी खबरों के बीच राजस्थान के सीकर जिले से एक अच्छी खबर आई है। सीकर जिले में पलसाना गांव के सरकारी स्कूल की रंगत पिछले 10 दिन में पूरी तरह बदल चुकी है। स्कूल का भवन नए रंग से जगमग है और पूरा परिसर साफ सुथरा हो चुका है। लॉकडाउन के कारण इस विद्यालय को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, जिसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 54 मजदूरों को रखा गया था। गाँव के नागरिकों द्वारा की गई आओ भगत से प्रभावित इन मजदूरों ने अपनी ओर से गाँव को कुछ लौटाने का संकल्प किया। उन्होंने स्कूल भवन को न केवल नया रंग किया, बल्कि पूरे परिसर की सफाई भी की। गाँव के सरपंच रूप सिंह शेखावत ने बताया कि प्रशासन द्वारा पलायनकर्ताओं की जिम्मेदारी हमें दी गई। इनके रहने और खाने की, आवास की और भोजन की व्यवस्था हमें दी गई। ग्रामीण जनों के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से ये जो खाद्य सामग्री की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध रहेगी। प्रवासी नागरिकों की इस सौगात से गांव के लोग अभिभूत हैं। सीकर से बाल मुकुंद जोशी के साथ जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 40 नए मरीजों के आने के बाद कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 1,587 हो गई है। 152 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। राज्य में करीब 456 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। भोपाल में कोविड-19 से संक्रमित 18 नए मामले आने के बाद कुल संख्या बढ़कर 303 हो गई। राज्य में 923 मामलों के साथ इंदौर पहले स्थान पर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजस्थान के कोटा में फंसे 3,000 से ज्यादा छात्र आज राज्य में सकुशल लौट आए। मध्य प्रदेश के लिए राहत की खबर यह है कि राजस्थान के कोटा में फंसे 3,000 से ज्यादा छात्र आज सकुशल लौट आए। राज्य सरकार ने इन छात्रों को लाने के लिए 150 से ज्यादा बसें भेजी थी। सभी निर्धारित मुख्यालयों पर इन छात्रों की स्क्रीनिंग हुई। वहीं इंदौर दौरे पर आए केंद्रीय दल ने आज शहर का भ्रमण कर कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे प्रबंधों, जनहितैषी व्यवस्थाओं, लॉकडाउन के पालन की स्थिति और क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। इंदौर के संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी और कलेक्टर मनीष सिंह ने दल के सदस्यों को व्यवस्थाओं की जानकारी दी। केंद्रीय दल ने ड्रोन द्वारा की जा रही निगरानी व्यवस्था को देखा और इसकी सराहना की। केंद्रीय दल ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की शाखा का अवलोकन कर यहां लॉकडाउन की स्थिति में बैंकिंग कार्य प्रणाली को समझा। केंद्रीय दल ने चोइथराम सब्जी मंडी एवं अनाज मंडी का अवलोकन भी किया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाए जाने के अध्यादेश को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अध्यादेश कोविड-19 महामारी से लड़ाई में प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभ प्रदान करने के लिए आधार की अनिवार्यता से छूट की मंजूरी दी। सरकार ने भारत कोविड-19 आपात स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए के निवेश को पिछली तिथि से मंजूरी दी। कोविड-19 महामारी के कारण नाथुला के रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द। और भारत ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए नेपाल को 23 टन दवाइयां सौंपी। कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष नाथुला के रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द कर दी गई है। सिक्किम सरकार ने अगले महीने शुरू होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं कराने का फैसला किया है। चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के पारंपरिक मार्ग के अलावा नाथुला के रास्ते भी की जाती है। राज्य के पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री बीएस पंत ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को इस फैसले की जानकारी दे दी है। सिक्किम सरकार ने अक्टूबर 2020 तक घरेलू पर्यटकों के राज्य में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। कोविड-19 के कारण इस वर्ष राज्य में विदेशी पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। बोधगया हवाई अड्डे से म्यांमा के 258 पर्यटकों को आज म्यांमा इंटरनेशनल एयरवेज के विशेष विमान से उनके देश वापस भेजा गया। वे लॉकडाउन के कारण नालंदा, वाराणसी और बोधगया में फंसे हुए थे। उड़ान भरने से पहले पर्यटकों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच सहित सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 141 हो गई। राज्य में कोविड-19 के 15 नए मामले सामने आने के बाद पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 141 हो गई है। सिवान और नालंदा जिले में सबसे अधिक 29 मामलों का अब तक पता लगाया जा चुका है। पूरे प्रदेश में 30,000 से अधिक नमूनों की जांच हुई है। 42 रोगियों के उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। कोरोना के कारण 2 लोगों की मौत हो चुकी है। संदिग्ध पॉजिटिव मामलों का पता लगाने के लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है। इस बीच लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 1,370 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और 1,200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 35,000 वाहन जब्त किए गए हैं और 8 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं कृष्ण कुमार लाल। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए केंद्रीय दल ने महाराष्ट्र सरकार से मुंबई में संगरोध वाले बिस्तरों की संख्या 1200 से बढ़ाकर 2000 करने को कहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दल राज्य में कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुंबई के दौरे पर है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार समिति ने परीक्षण क्षमता बढ़ाने की भी सिफारिश की है। मुंबई के नागरिक निकाय ने कंटेनमेंट जोन्स में ज्वर से पीड़ित लोगों के लिए फीवर क्लिनिक की शुरुआत की है। इससे कोविड से ग्रस्त रोगियों के संपर्क में आए लोगों की भी जल्द से जल्द जांच हो रही है। अभी तक इन क्लिनिक्स में से 47 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी के कोरोना वायरस का शिकार होने पर उसके नियोक्ता या उद्योग यूनिट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
हिमाचल प्रदेश में करीब 5 लाख मास्क और लगभग 1,000 व्यक्तिगत सुरक्षा किट पीपीई के निर्माण के जरिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने कोरोना योद्धाओं की सहायता करने की पहल की है। इस मिशन के तहत 1,250 लीटर से अधिक हैंड सैनिटाइजर भी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण की त्वरित जांच और प्रभावी नियंत्रण के लिए किए गए उपायों से संक्रमण की वृद्धि दर में कमी आई है। राज्य में प्रति 10 लाख पर 703 लोगों की जांच की जा रही है, जो देश में दूसरी सबसे अधिक जांच दर है। राज्य में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त 4 प्रयोगशालाओं में जल्द ही प्रतिदिन 1,000 जांच होने लगेंगे। 2 अन्य प्रयोगशालाओं की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होंगी। राज्य में सभी जिलों में नमूना संग्रहण केंद्र स्थापित किए गए हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के 92 इलाकों को रेड जोन घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार विशेष निगरानी वाले परिवारों पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य निधि नामक ऐप शुरू कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर में कोविड-19 के 27 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कश्मीर घाटी में चौकीदारों, पटवारियों और गिरदावरों के साथ स्वास्थ्य समितियां और आशा कार्यकर्ताओं सहित ग्राम समितियां ट्रैवल हिस्ट्री वाले व्यक्तियों की पहचान करने में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार एक क्षेत्र में रेड और बफर जोन की पहचान करने में अधिकारियों की सहायता कर रहे हैं। इस बीच कश्मीर प्रांत में आज और 27 पॉजिटिव मामलों की वृद्धि हुई है। कश्मीर की जनता को चिंता करने के बजाय सामाजिक दूरियां बनाए रखने और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने ये लॉकडाउन केवल कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ही किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। कोविड-19 महामारी के बीच रमजान का पवित्र माह शुरू होने जा रहा है। अहमदाबाद की जामा मस्जिद के मौलाना ने लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान घर पर रहकर ही प्रार्थना करें। मैं मुफ्ती मोहम्मद शब्दीकी, सदर गुजरात चांद कमेटी व शाही इमाम खतीब व इमाम शाही जामे मस्जिद अहमदाबाद तमाम लोगों से अपील करता हूं कि तारीख 25 अप्रैल 2020 रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो रहा है और इस वक्त हमारा मुल्क एक वबाई अमराज में गिरफ्तार है। इससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि खासतौर से रमजान में इफ्तार पार्टी का इनेकाद न करें। तरावी की नमाज 5 वक्ता नमाज की तरह अपने अपने घरों में अदा करें। अपने घरों में रहें, जिक्र इस्तिगफार में मशगूल रहें, कुरान की तिलावत करें। तमिलनाडु में आज 33 लोगों में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 27 लोगों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 1,629 हो गई है। कोविड-19 से अब तक 18 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से कोई मौत नहीं हुई। कर्नाटक में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 425 हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना से 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि 129 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। करगिल में कोरोना के चौथे मरीज को आज छुट्टी दे दी गई। उसके संपर्क में आए लोगों को भी संगरोध से मुक्त कर दिया गया। इसके साथ ही करगिल लद्दाख का पहला कोरोना मुक्त जिला बन गया है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद फिरोज अहमद खान ने इस उपलब्धि के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि लॉकडाउन संबंधी निर्देशों का पालन जारी रहना चाहिए, क्योंकि संक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को सलाह दी है कि विशेष रूप से हॉट स्पॉट वाले इलाकों में कोविड-19 संक्रमण श्रृंखला तोड़ने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करें। कई दफा हम अपने छोटे फायदे के लिए या ये सोच के कि ये हमें असर नहीं करेगा, हम लॉकडाउन की मर्यादा को तोड़ देते हैं और उससे फिर इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है और फिर ये जो पूरा लॉकडाउन का मकसद है ये खराब हो जाता है। तो इसलिए मैं सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें, स्पेशली जहां पे हॉट स्पॉट्स हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण का प्रसार एक ऐसे व्यक्ति से होता है जिसने विदेश यात्रा की हो या वो संक्रमित लोगों के संपर्क में आया हो।
कोविड-19 की सस्पिशन उस पर ज्यादा डिपेंड करेंगे। अगर उसकी कुछ ऐसी जगह से ट्रेवल की हिस्ट्री है जहां पर पॉजिटिव केसेस थे, एंडेमिक एरिया था, या फिर उनका ऐसे कॉन्टैक्ट हुआ है किसी पेशेंट से जो ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये सस्पेक्ट था, या फिर ऐसे पेशेंट की जो देखभाल कर रहा है जो कि पॉजिटिव है, ये सस्पेक्ट है, तो अगर ये हिस्ट्री पॉजिटिव है और साथ में सिम्टम्स भी हैं, तो उसमें चांसेस कोविड-19 के होने के रहते हैं। कोविड-19 महामारी से लड़ाई में भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय सहयोग के तहत नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने आज काठमांडू में वहां के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल को 23 टन से अधिक दवाइयां सौंपी। भारत की तरफ से नेपाल की जनता के लिए इस उपहार में पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सहित आवश्यक दवाओं की 8,25,000 खुराक शामिल है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आवश्यक दवाएं उपहार में देने पर भारत का आभार प्रकट किया है। श्री ओली ने ट्विटर पर कोविड-19 से लड़ाई में नेपाल को 23 टन आवश्यक दवाओं की विनम्र सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। नेपाल के प्रधानमंत्री के संदेश के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत खास हैं और दोनों देशों के बीच न सिर्फ मजबूत बल्कि प्रगाढ़ और प्राचीन संबंध है। नेपाल के प्रधानमंत्री के ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 महामारी से लड़ाई में नेपाल की सरकार और जनता के साथ खड़ा है। गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स ने कोविड-19 महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। श्री मोदी को लिखे पत्र में बिल गेट्स ने अति सक्रिय रूप से उठाए गए कदमों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। वे पूर्णबंदी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें हिस्सा लेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी शुरूआत करेंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की भी शुरूआत करेंगे। सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि केंद्र उन हजारों रिस्ट बैंड की खरीद की तैयारी कर रहा है जो अस्पताल और घर क्वारंटीन में कोविड-19 के रोगियों की स्थिति पर निगरानी के लिए आरोग्य सेतु ऐप से जुड़ा हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि इस तरह की खबरों का कोई आधार नहीं है और ये बेबुनियाद हैं। देश में कोविड-19 महामारी से लड़ने में डॉक्टर, नर्स और अन्य चिकित्सा कर्मी रोगियों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के अभाव और डर के कारण चिकित्सा योद्धाओं तथा रोगियों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार कोविड-19 को लेकर लोगों में डर और गलत जानकारी को दूर करने का लगातार प्रयास कर रही है। भारत के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान एम्स ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य योद्धा जैसे डॉक्टर और नर्स इस बीमारी को नहीं फैलाते हैं क्योंकि वे इलाज के दौरान कड़े निवारक उपाय करते हैं। इसलिए उनसे फैलने वाले वायरस की संभावना न के बराबर होती है। डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों ने कोरोना रोगियों का इलाज करते हुए अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। इन्हें खतरे के रूप में देखने की बजाय इनका स्वागत किया जाना चाहिए। मिलजुल कर इस वायरस को हराया जा सकता है। हमारी लड़ाई इस बीमारी के खिलाफ होनी चाहिए, न कि रोगियों के खिलाफ। यह बीमारी भेदभाव नहीं करती और हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े पत्रकारों को समाचारों के संकलन के दौरान कोरोना वायरस से बचने के लिए समुचित सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि देश के कई क्षेत्रों में मीडियाकर्मी समाचार संकलन करते समय वायरस की चपेट में आ गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाए जाने के अध्यादेश को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अध्यादेश कोविड-19 महामारी से लड़ाई में प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभ प्रदान करने के लिए आधार की अनिवार्यता से छूट को मंजूरी दी। सरकार ने भारत कोविड-19 आपात स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए के निवेश को पिछली तिथि से मंजूरी दी। कोविड-19 महामारी के कारण नाथुला के रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।